चलो जी, तो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन थर्मोडायनेमिक्स चलता था। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए थोड़ी सी केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इतना मुझे पता है, सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, के इंटू आर की पावर एन। केमिकल काइनेटिक्स इतना नॉलेज तुम्हें है, इतना सा नॉलेज हमें चाहिए, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, चलिए बस इतना ही नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो लिखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो लिखो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक तरफ लिखना रिवर्सिबल, दूसरी तरफ लिखना इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है बेटा कि सर वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या कहलाती है? रिवर्सिबल। मतलब रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। बट इन द इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या लिखोगे? रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। उल्टा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? उल्टा। तो लिखो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। लिख लिया? नेक्स्ट वन इरिवर्सिबल में लिखो बता द रिएक्शन इन विच reactant convert into product, reaction in which reactant convert into product but reverse is not true. अब जो सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी फेज सेम है, सबकी फेज क्या है बेटा? सेम। अगर सब सेम फेज के है ना तो बेटा रिएक्शन के रिवर्सिबल होने के चांस ज्यादा है। रिएक्शन के रिवर्सिबल होने के चांस ज्यादा है, मतलब सबकी स्टेट सेम है, मतलब आपके रिएक्टेंट भी गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में, तो रिएक्शन के रिवर्सिबल होने के चांस है ज्यादा। मतलब ये नहीं कि रिवर्सिबल होगी, ऐसी कोई बात है नहीं है, दोनों डिफरेंट है। स्टेट फेज डिफाइन मिक्सर के लिए होती है, किसके लिए होती है? मिक्सर के लिए। क्लियर है? जबकि स्टेट तो सॉलिड लिक्विड गैस है। तो मैंने कहा सबकी स्टेट सेम है, सबकी स्टेट क्या है बेटा? सेम, तो उसके रिवर्सिबल होने के चांस ज्यादा है, उसके रिवर्सिबल होने के चांस है ज्यादा है। इसका मतलब नहीं होगी कि नहीं होगी, मैंने ये नहीं कहा है भाई, एक सिंपल से एग्जांपल है कि कोचिंग करने वाले बच्चे का सिलेक्शन होने के चांस है ज्यादा है। इसका मतलब ये थोड़े जो कोचिंग नहीं करता उसका सिलेक्शन नहीं होता, या जो कोचिंग करते हैं उनका सिलेक्शन होता ही है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप पे डिपेंड करता है, पढ़ता तो होगा नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है। देखो इसमें रिवर्सिबल में लिखो इफ इन द रिएक्शन फिजिकल स्टेट of reactant and product is same, if in the reaction physical state of reactant and product are same, then condition for reversibility is high, then condition for reversibility is a high। तो रिवर्सिबिलिटी कंडीशन क्या होती है बेटा? हाई, ज्यादा होती है। आ रही समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, क्लियर है, तो अब उसके पास आप दो तरीके से करवा सकते हो। एक गैसियस रिएक्शन जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कन्वर्ट होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस ए CO2 गैस। इसको एक तो करवाया क्लोज कंटेनर में, किसमें कराया बेटा? क्लोज कंटेनर में। क्लियर है? एक करवाया बेटा इसको अपन ने ओपन कंटेनर में, सेम रिएक्शन को किसमें करवाया? जब आप इसको ओपन कंटेनर में करवाओगे ना बेटा तो क्या है कि ये इरिवर्सिबल होगी। कैसी होगी बेटा? क्यों बेटा? क्योंकि ये भाग जाएगा। CO2 क्या होगी बेटा? भाग जाएगी। क्लियर? तो ओपन कंटेनर में इरिवर्सिबल होगी, जबकि इसी रिएक्शन को अगर आपने क्लोज कंटेनर में कराया तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? रिवर्सिबल। क्योंकि रिवर्सिबल होने, क्योंकि क्लोज कंटेनर हुआ तो रिवर्सिबल हो सकती है, ओपन में तो पक्का ही नहीं है कि CO2 भाग जाएगी। पीछे जाओगे कैसे? पीछे जाओगे कैसे? बोलो कोई दिक्कत है तो लिख लेना ए गैसियस रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर इक्विलिब्रियम, इसमें लिख दो रिवर्सिबल में ए गैसियस रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर आर रिवर्सिबल
और आगे इसी में लिख दो इन ओपन कंटेनर इरिवर्सिबल। इस वाले में लिख दो ना इन ओपन कंटेनर इरिवर्सिबल। ओपन कंटेनर में कैसी है बेटा? इरिवर्सिबल। दोनों डब्बा बना दो, इससे याद रह जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा? या तो इस तरह से दिखाते हैं या दोनों तरफ के एरो से। जबकि इरिवर्सिबल को कैसे दिखाते हैं? एक तरफ एरो सीधा। चलिए आगे। अब जो बेटा अपना जो देख लिया, हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना अभी, वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? रिएक्शन इन विच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, पहली बात। दूसरी, ये जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी क्या होती है? सेम। तो लिखो, पॉइंट बना के लिख लेना। वी एज्यूम in equilibrium all reaction are elementary reaction. We assumed in equilibrium all reaction are elementary reaction. We assume in equilibrium all reaction are elementary reaction. क्लियर है? तो लिखो elementary reaction क्या होती है? Reaction those complete in one step. Reaction those complete in one step. और दूसरा क्या लिखोगे इसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। तो अगर हमें कोई रिएक्शन गिवन हो कि N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाता है बेटा 2 अमोनिया, तो बेटा इस रिएक्शन की जो रेट लो है, अपना रेट लो क्या होता है? पहले चलो रेट लो देख लेते हैं। तो अपने पास जो रेट लो होता है किसी भी रिएक्शन का, रेट लो क्या होता है बेटा? ध्यान से देखो कि सर जो रेट लो है वो होता है कि अगर मेरा एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन वो इक्वल होती है K इंटू आर की पावर N। N क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। N क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और K क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। इक्वलिब्रियम हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। रेट कांस्टेंट क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट ओवर कंसंट्रेशन। किस पे इंडिपेंडेंट होता है बेटा? कंसंट्रेशन। जो इक्विलिब्रियम पढ़ने का सिंपल सा फंडा, आपको काइनेटिक्स आनी चाहिए। आपको काइनेटिक्स से, वरना आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे कहां से किए। तो काइनेटिक्स हमेशा सीखो, पहले काइनेटिक्स सीखो अच्छे से, क्लियर है? तभी अच्छे से आएगा। और काइनेटिक्स मुझे पता है तुम सब लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, मुझे पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है नहीं है, फिर भी पढ़ रखा है, क्लियर है? तो इतना 12th वाला चलेगा। तो इंडिपेंडेंट ओवर ए कंसंट्रेशन बट फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर, बट फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर। किसका फंक्शन है बेटा? टेम्परेचर का फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? इंडिपेंडेंट है किस पे बेटा? लेकिन किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। क्या इतनी बात दिमाग में सेट हो गई? पक्का? नेक्स्ट देखो ध्यान से इसी चीज को कि सर ये तो हमारे समझ में आ गया, दिमाग में सेट है कहानी, क्लियर है? नेक्स्ट देखो कि अगर मैं एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाता है 2 अमोनिया, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलिकुलरिटी। क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम में यही हमारा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है। तो अगर मैं इसके लिए रेट कांस्टेंट लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बेटा? रेट कांस्टेंट। तो R इक्वल टू क्या होगा? K N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। अगर मैं लिखना चाहूं कि बेटा आपके पास PCl5 गैस कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 प्लस Cl2 गैस। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा?
के PCl5 की पावर 1। अगर मैंने कहा 3A प्लस 4B प्लस 2B प्लस C कन्वर्ट होता है D में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? A की पावर 3, B की पावर 2, C की पावर, इनको ले लेंगे स्टोइकियोमेट्री को, ऐसे ले सकते हैं। आगे बस लिखते जाओ, जा रहेंगे तो जितने रिएक्टेंट आएंगे सबको ले लो और सबके स्टोइकियोमेट्री को कहां भेज दो? उसके पावर में। और के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का समझ में आ गया सबको? श्योर हो ना? पक्का? हाँ, रिएक्शन तो बदलेगी तो बदलेगा ही, अलग एक रिएक्शन का सेम ही रहता है अगर कंसंट्रेशन क्या रही, बट सॉरी टेम्परेचर क्या रहा? सेम रहा। कंसंट्रेशन कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? इरिवर्सिबल। पहले से छापो बेटा फटाफट, तेजी से तेजी से। अच्छा वाह, नेक्स्ट लिखो। इंस्टा देखती है बच्ची, इंस्टा तेरे को चलाना आता ही नहीं है। चलो जी, बता कैसे चलाते हैं? ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, है ना? तेरे को आता ही नहीं चलाना। चलो जी नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, क्या लिखा आपने बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, ये तो इरिवर्सिबल थी, तो देखो बेटा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती, ध्यान से देखो, अगर ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या खासियत होती है बेटा? ये आगे और पीछे दोनों तरफ जाएगी, तो आगे आने का रेट कांस्टेंट अलग होगा, पीछे आने का अलग होगा, मतलब दो रिएक्शन होगी ना। इसको इसके लिए ये, इसके लिए तो आगे जाने का रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड, तो पीछे आने का, तो आर फॉरवर्ड किसके इक्वल आएगा बेटा? रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड, और आगे कौन ले जाएगा? N2 की पावर है 1, H2 की पावर है 3, के आर बैकवर्ड क्या आएगा बेटा? NH3 की पावर है 2। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा कि PCl5 है, गैस, वो कन्वर्ट होता है बेटा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। क्लियर है? तो अगर मैं इसके लिए R फॉरवर्ड लिखूं तो क्या लिखूंगा? K फॉरवर्ड PCl5 की पावर है 1। R बैकवर्ड क्या लिखूंगा बेटा? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर अपने पास एक रिएक्शन है जिसमें 2A गैस प्लस 3B गैस प्लस C गैस रिएक्ट करके बनाते हैं 2D गैस प्लस 3E गैस, तो R फॉरवर्ड की इक्विलिब्रियम, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो R फॉरवर्ड क्या आएगा बेटा? के A की पावर 8 B की पावर क्यूब C की पावर 1। ये के R फॉरवर्ड हो गया। के बैकवर्ड क्या होगा बेटा? D की पावर 2 E की पावर। ये सब तब है बेटा जब हमने रिएक्शंस को एलिमेंट्री मान रखे हैं। क्या मान रखे हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। बोलो कोई दिक्कत है? ये कंडीशन तभी अप्लाइड है जब रिएक्शन क्या हो बेटा? एलिमेंट्री। छापो इसे भी। अब जो अपना जो वर्ड इक्विलिब्रियम है वो तभी डिफाइन हो सकता है बेटा जब दो तरफा प्रोसेस हो। कैसी प्रोसेस हो बेटा? तो अब सोच के देखो, फिजिक्स में तुम इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों तरफ फोर्स क्या लगता है बेटा? सेम। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के इक्विलिब्रियम कब हो? जब दो तरफा हो। फ्री एक्सपेंशन में कभी इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता। तो मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। क्या हो बेटा? रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन सिर्फ आगे जाएगी तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? क्लियर है? तो पॉइंट बना के लिखो, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो इक्विलिब्रियम है ना बेटा, ये डिफाइन तब है जब रिएक्शन क्या हो बेटा? रिवर्सिबल हो। अब देखो ध्यान से इस चीज को, कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे डिफाइन, मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें N1A प्लस N2B रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? N3C प्लस N4A D। क्लियर है? ये अपनी एक रिएक्शन है, सब गैस है, सब के सब क्या है बेटा? गैस।
अगर इस रिएक्शन का मैं आर फॉरवर्ड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, के फॉरवर्ड ए की पावर n1 बी की पावर n2। और अगर मैं के बैकवर्ड लिखना चाहूं तो, आर बैकवर्ड लिखना चाहूं तो सी की पावर n3 डी की पावर n4। मैंने कहा इक्विलिब्रियम कब आएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आगे जाने की रेट पीछे जाने की रेट बराबर हो जाए। मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन हो। कि सर फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब अगर आगे 5 मोल पर लीटर से जा रही है पर सेकंड, तो पीछे भी 5 मोल पर लीटर सेकंड से आनी चाहिए। रेट बराबर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बराबर होने की कोई बात है नहीं है। क्या बराबर होनी चाहिए, रेट। अगर मुझे एक बात बताओ कि रेट अगर सेम है, तो मैंने कहा इसमें आपके पास 100 मोल पर लीटर थे, इसमें आपके 50 मोल पर लीटर थे। क्लियर है। मैंने कहा यहां से यहां पे 2 मोल जा रहे हैं, कितने मोल जा रहे हैं, उसी टाइम उतने टाइम में 2 मोल यहां आ जाते हैं। 1 सेकंड में 2 मोल इधर गए, 1 सेकंड में 2 मोल इधर वापस आ गए। तो इसके मोल में कितना चेंज आया, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, 0। भाई 2 गए तो 98 हुए, 2 उसी जैसे 2 गए वैसे 2 वापस आ गए, चेंज कितना है, 0। तो क्या कंसंट्रेशन 0 है कि चेंज 0 है, चेंज 0 है। क्या कंसंट्रेशन बराबर होनी जरूरी है, बराबर होने की कोई बात है नहीं है। हमें कहा रेट बराबर होनी चाहिए, तो रेट बराबर होने के लिए कंसंट्रेशन बराबर होना जरूरी, क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो, सॉरी रेट कांस्टेंट भी तो मल्टीप्लाई है। क्लियर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सी कहानी है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इक्वल टू चेंज इन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए तो बात ही नहीं हुई है। बात क्या हुई है, दोनों की चेंज बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर होनी चाहिए, चेंज। ये अपना सिंपल सा मोटो है। क्या बराबर होना चाहिए, चेंज। जब चेंज बराबर होगा तो रिएक्शन किस में होगी बेटा, इक्विलिब्रियम। हमारी बात में चेंज 0 और बराबर भी है, और कितना होना चाहिए, 0। चेंज कितना है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए क्या, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कंसंट्रेशन बराबर है, होनी चाहिए। ये चीज दिमाग में रखो। अब अगर मैं दोनों को मैं बराबर कर दूं, आर फॉरवर्ड इक्वल टू, तो मतलब के फॉरवर्ड ए की पावर है n1 बी की पावर है इक्वल टू के बैकवर्ड सी की पावर n3 डी की पावर है n4। तो क्या लिख सकता हूं, के फॉरवर्ड अपॉन ए इक्वल टू सी की पावर n3 डी की पावर है इक्वल टू ए की पावर n1 बी की पावर है n2। के फॉरवर्ड क्या है, रेट कांस्टेंट, के बैकवर्ड क्या है, रेट कांस्टेंट, और दो कांस्टेंट का रेशियो क्या आता है, नया कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्या आ गया बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आ गया अपॉन रिएक्टेंट की, बस। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या ये टेम्परेचर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट फंक्शन है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ जिन दो का रेशियो वो खुद ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। कैसा हुआ, लेकिन क्या ये दोनों टेम्परेचर के फंक्शन है, तो ये भी क्या है बेटा, बट फंक्शन ऑफ ए, अपन इसे लास्ट में देखेंगे, बट फंक्शन ऑफ ए। अब आप में से कोई कहेगा कि सर अगर मैं सी बदल दूं, तो अगर मैं आरएचएस बदलूंगा तो एलएचएस तो बदलना चाहिए ना, और आप कहते हो फंक्शन नहीं है। अब देखो जैसे ही आपने सी बदला, सी बदलने के साथ ही आपकी कंसंट्रेशन बदली, तो रेट बैकवर्ड बदल गई। जब रेट बैकवर्ड रेट फॉरवर्ड के बराबर ही नहीं रही, इक्विलिब्रियम नहीं रहा।
और जब इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो रेट कौन सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिफाइन ही नहीं है। ये डिफाइन तब है जब अगला बोले कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगला क्वेश्चन में लिया है रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, तभी आप लिखोगे, वरना लिख ही नहीं सकते। हमारी भाषा में ये फिक्स है बेटा, एक रिएक्शन का अगर टेम्परेचर नहीं बदलो तो ये फिक्स है रिएक्शन का। एक रिएक्शन का अगर 5 है, कंसंट्रेशन बदलते जाओ ये 5 रहने वाला है, क्योंकि ये तभी आएगा जब इक्विलिब्रियम हो। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब रेट बराबर आएगी। अब आप सिर्फ एक को बदल दो, जैसे आप एक को बदलोगे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं डिफाइन है, उस रिएक्शन का उस वक्त डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन ही नहीं तो उस कंडीशन में आप ये लिख ही नहीं सकते। उस कंडीशन में आप इसे, तो क्वेश्चन में लिखा है कि रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, तभी लिखना है ये। या फिर आपने कहा कि वी अज्यूम रिएक्शन अचीव्ड इक्विलिब्रियम बाय द फॉलोइंग अजम्पशन। भाई आपने कहा कि रिएक्टेंट का एक्स अमाउंट चला गया, प्रोडक्ट का एक्स अमाउंट बन गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। या तो आप अजम्पशन लोगे तब लिखोगे कि आपने अज्यूम कर लिया कि इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, तब ऐसा लिखोगे। या फिर रिएक्शन में गिवन हो, अगर मैंने कहा एक रिएक्शन है इसमें आपको लिख दिया कि ए के 5 मोल है, बी के 10, बी के कंसंट्रेशन 5 मोलर, बी की 10 मोलर, सी के 20 मोलर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। आपको ऐसा नहीं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्या वो लिख दे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी ऐसे लिख दे, तब तो ठीक है, सीधा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन ए। लेकिन वो ऐसे कोई कंसंट्रेशन दे दे 5 और पूछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, आप कहोगे ना, बोल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम या तो बोलिए इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, नहीं है तो कुछ और कंडीशन दे जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले। सीधा गिवन डाटा पे कभी भरोसा मत करना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। कभी भी कोई डाटा गिवन आए तो लिख देना ये डाटा इक्विलिब्रियम के हैं, तब तो ठीक है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में खड़ी है, निकाल देना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन है। लेकिन बेटा कभी भी ये हर कंडीशन पे मत लगाना, हर कंडीशन पे चीज होती है उसका नाम होता है रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या होता है? सेम ही फॉर्मूला होता है। ये तभी डिफाइन है जब अगला कहे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और एक रिएक्शन का एक ही होता है। एक रिएक्शन का एक बार आपने निकाल लिया तो वही रहने वाला है, कंसंट्रेशन बदलने से बदलने वाला नहीं है। अब ये कंसंट्रेशन के टर्म में इसलिए इसको हम बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं? केसी। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ ए कंसंट्रेशन। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में एक साथ ले लेते हैं। ऐसे हमारे पास होता है केपी। केपी क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ ए प्रेशर। ये क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर। क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर। मैं प्रेशर ले लो कंसंट्रेशन की जगह, क्लियर है? इसी तरह से बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन है बेटा मोल फ्रैक्शन के लिए। क्या ले लो बेटा? मोल फ्रैक्शन। क्या ले लो बेटा? मोल फ्रैक्शन। आ रही बात में? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास तीन तरह से डिफाइन है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? केसी। सॉरी, प्रेशर ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? केपी। और बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका क्या कहलाएगा? केएक्स। अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि मैं ऐसा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो क्या मैं इसको P इक्वल टू CRT लिख सकता हूं? तो क्या आएगा बेटा? PA इक्वल टू CART, PB इक्वल टू CBRT, PC इक्वल टू CCRT और PD इक्वल टू CDRT। तो मुझे पता है बेटा KP इक्वल टू क्या है बेटा? प्रोडक्ट की प्रेशर, तो प्रोडक्ट का प्रेशर की जगह CCRT लिख सकता हूं, मतलब CCRT की पावर है N3, CDRT की पावर है N4 डिवाइडेड बाई CART की पावर है, CBRT की पावर है। बोलो कोई दिक्कत है? तो KP इक्वल टू क्या आएगा बेटा? देखो इसको ओपन करूं तो आपको पता है बेटा AB की पावर N है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? A की पावर N, B की पावर है N लिख सकते हैं। तो देखो CCRT को क्या लिख सकता हूं? C की कंसंट्रेशन इंटू RT की पावर N3। डब्बे का मतलब कंसंट्रेशन होता है, डब्बे का मतलब क्या होता है? और C लिख दिया मतलब C की कंसंट्रेशन, C से नहीं लिखे, ठीक है? इसको क्या लिख सकता हूं? D की कंसंट्रेशन इंटू RT की पावर, सॉरी N4, पावर तो आएगी ना N3 और N4 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? A की कंसंट्रेशन N1, RT की पावर है N1, और इसको क्या लिख सकता हूं?
Cb मतलब बी की कंसेंट्रेशन इंटू आर टी की पावर ए N2। अभी पढ़ा बेटा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या कहलाता है Kc। क्या कहलाएगा बेटा Kc। तो Kp इक्वल टू क्या आ गया Kc। आर टी देखो ध्यान से ऊपर क्या है बेटा N3 प्लस N4 और बेटा ये नीचे N1 प्लस N2 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस N1 प्लस N2। बोलो कोई दिक्कत है मैं नीचे आर टी क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 ऊपर आर टी क्या हो जाएगा N3 प्लस N4 ऊपर जाएगा माइनस। अब Kp इक्वल टू क्या आ गया बेटा Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी। किससे डेल्टा एन जी क्यों लिखा क्योंकि बेटा गैस के लिए लगाया मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी तो गैस के मोलू के प्रेशर हो सकते हैं यहाँ पे ये प्रेशर की टर्म में रखा है तो ये प्रेशर तो गैस के ही होंगे तो आपने जितने भी मोल रखे होंगे वो क्या होंगे गैस के। तो डेल्टा एन जी क्या है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टेंट। आ रही बात में। अब क्वेश्चन उठता है कि कंडीशन इन विच Kp इक्वल टू Kc। तो बेटा पहली कंडीशन है कि डेल्टा एन जी जीरो हो जाए। जैसे डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा किसी की पावर जीरो क्या होती है बेटा 1 तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा। जैसे हमें रिएक्शन लिखी बेटा H2 गैस प्लस I2 गैस रिएक्ट करके बनाता है 2HI गैस। इसके लिए अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूं तो प्रोडक्ट की दो रिएक्टेंट की दो जीरो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना बेटा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि आर टी क्या हो जाए बेटा 1 और किसी की पावर में कुछ भी रखो क्या आना है बेटा 1 आना है। तो आर टी की पावर 1 हो जाए मतलब टेम्परेचर कितना हो जाए 1/r और r की वैल्यू क्या रखूं 12 केल्विन 1/12 रख दूं। क्लियर है। ये दो कंडीशन ये दो क्या होगी अपने भाई कंडीशन। बाकी कोई कंडीशन दे दे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे जैसे 2 अमोनिया रिएक्ट करके बनाता है बेटा N2 प्लस 3H2। पूछ ले Kp Kc में क्या रिलेशन तो आप क्या लिखोगे Kp इक्वल टू Kc आर टी की पावर 2। तो बताओ Kp बड़ा कि Kc बड़ा Kp बड़ा क्या बड़ा होगा Kp बड़ा है बेटा Kc से। अगर ये -2 होता तो हमारी भाषा में। नेक्स्ट देखो कि अगर हमें पता है बेटा डाल्टन्स लॉ से हमने पढ़ा था किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है P टोटल इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन। तो Pb क्या होगा बेटा XB Pc क्या होगा बेटा और PD क्या होगा P टोटल इनटू XT। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है समझ में आया बेटा सबको। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से अपना फॉर्मूला पता ही है आपको Kp की जगह क्या लिख दें बेटा P टोटल इनटू XC की पावर है N3 P टोटल इंटू XD की पावर है डिवाइडेड बाई P टोटल इंटू XA की पावर N1 P टोटल इंटू XB की पावर है N2। तो Kp इक्वल टू क्या है बेटा P टोटल की पावर है N3 इंटू P टोटल की पावर है XC की पावर है सॉरी अपने गलत लिख दिया थोड़ा सा आगे लिख लेता अच्छा लगता डेरिवेशन वाइज। देखो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा देखो XC की पावर N3 इंटू P टोटल की पावर है N3। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं XD की पावर N4 इंटू P टोटल की पावर है डिवाइडेड बाई XA की पावर N1 इंटू XB की पावर है P टोटल की पावर N1 इंटू P टोटल की पावर है N2। मैं इसको ऐसे लिख दिया XA इंटू N1 P टोटल फिर इसको XB की पावर N2 और P टोटल पावर N2 सेम पिछले वाले जैसा ही तो है। ये कौन है बेटा के एक्स क्या है बेटा के एक्स क्या है बेटा के एक्स इंटू इसको क्या लिखेंगे P टोटल की पावर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस तो Kp किसके बराबर आ गया बेटा P टोटल की पावर है डेल्टा एन जी। तो देखो रिलेशन तो दो ही काम के हैं बाकी तो डेरिवेशन है काम की दो ही आई है। कंडीशन व्हेन Kp इक्वल टू Kx
जब डेल्टा एन जी कितना हो जाए बेटा 0, तो के पी इक्वल है के एक्स के और इक्वल है के सी के, तीनों बराबर है, कोई सा निकालो। जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो आप के पी निकाल लेना, के एक्स निकाल लेना, के सी निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या हो जाए बेटा, पी टोटल कितना हो जाए 1, तो के पी क्या आ जाएगा के एक्स के सी। अब अपने पास तीन चीजें पढ़ ली अपन ने, के पी पढ़ लिया, के एक्स पढ़ लिया, के सी पढ़ लिया। इन तीनों में से यूनिट लेस कौन सा है? कौन सा यूनिट लेस है बेटा? कि सर के एक्स आपका यूनिट लेस है। क्यों? क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, मोल फ्रैक्शन का, और मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमेशा क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। यूनिटलेस क्या, सॉरी कांस्टेंट क्या, यूनिटलेस। क्लियर? सभी कांस्टेंट, सभी यूनिटलेस नहीं है बेटा। देख ध्यान से, जैसे अगर मैं कहूं कि N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा 2 अमोनिया। क्लियर है? तो अगर मैं KC लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो लिखेंगे। अगर इसकी कंसेंट्रेशन ऊपर वाले की मोल पर लीटर का क्या है बेटा स्क्वायर, तो नीचे वाले का क्या आएगा मोल पर लीटर, और ये क्या आएगा बेटा क्यूब, तो क्या आ जाएगा बेटा मोल पर लीटर की पावर -2। अगर मैं प्रेशर की टर्म में लेता तो क्या लिखता, प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। ये क्या आता है बेटा ATM स्क्वायर डिवाइडेड बाई ATM इंटू ATM का क्यूब। तो क्या आ जाता है बेटा ATM की पावर -2। लेकिन अगर ये मोल फ्रैक्शन होती तो मोल फ्रैक्शन तो यूनिट होती नहीं है, तो बेटा इन केपी और केसी यूनिट लेस नहीं है, जबकि केएक्स क्या है यूनिट लेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन फिक्स होती हैं क्या? मतलब मैं कहूं जब इक्विलिब्रियम आपका आएगा, तो आपने पढ़ा कि केपी केसी क्या आपका क्या है बेटा, जैसे अभी पीछे वाले पे कंसंट कर लेते हैं जहां पढ़ा था। अगर मैं तुम्हें कहूं कि क्या ये कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स होती है क्या? नहीं होती। सी की वैल्यू ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम पे पहले 100 थी, हमने इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया तो वापस 100 आए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कि सर फिर सेम कोई फिक्स होना नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। क्या है बेटा रेशियो। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ जाए तब, और रेशियो हमेशा सेम रहेगा। मैंने कहा बेटा देखो 4/8, 5/10, 6/12। अगर मैंने कहा ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, तो जब ये कंडीशन होगी तब भी इक्विलिब्रियम है, और ये कंडीशन तब भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स है, कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। रिएक्टेंट की कोई भी कंसंट्रेशन हो प्रोडक्ट की कौन सी, और रेशियो सेम आ जाए, रेशियो क्या आ जाए सेम। क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, पहली कंडीशन है हो। क्लियर है? तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेशियो, तब वर्ड सुनो, तब रेशियो सेम है, कंसंट्रेशन सेम है नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की 4 और प्रोडक्ट की 4, रिएक्टेंट की 8 ही होनी चाहिए ना, रेशियो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये दिमाग में सेट रखो, कंसंट्रेशन बदलती रहेंगी, रेशियो वही रहेगा, रेशियो वही रहेगा। कब है रेशियो? जब वो इक्विलिब्रियम में आएगी, आने से पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, जब वो आएंगी तब रेशियो सेम। कंसंट्रेशन सेम नहीं हो सकती। मैंने कहा पहले इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 4 थी, रिएक्टेंट की 8 थी, मैंने कंस्टेंट इक्विलिब्रियम छेड़ दिया तो वापस इक्विलिब्रियम हो सकता हो 5-10 पे आ जाए, 6-12 पे आ जाए, 7-14 पे आ जाए, कहीं पे भी आए, लेकिन रेशियो क्या रहेगा सेम। जब यही रेशियो वापस अचीव होगा तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का कोई लेना देना, चेंज 0 है, बस इतना ध्यान रखना, और रेशियो सेम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम बना रहता है, और डिफाइन ही कब है जब इक्विलिब्रियम हो। अगर इक्विलिब्रियम छेड़ दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पे ये तो अपन बोलते हैं ना, जितना इधर जाएगा रिएक्टिव उतना ही प्रोडक्ट में आएगा, तब इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर मैंने अचानक से बाहर से सी को बहुत बढ़ा दिया, सी को लाके मैंने 2 लीटर खाली कर दिया, अब वापस रिएक्शन इस तरह से सेटलमेंट होगी कि रेशियो वापस से वही है, रिएक्शन आगे पीछे चलेगी। क्योंकि अगर तूने सी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, और बैकवर्ड बढ़ जाएगी मतलब इनका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, इनका कुछ घट जाएगा।
लेकिन पहले जैसा वापस से नहीं होना, फिर से वही रेशियो आ जाना, फिर से रेशियो रेशियो वही आ जाना, कंसंट्रेशन वापस वही हो, कोई गारंटी नहीं है। ये चीज समझ में आई बेटा? चलो जी, तो यहीं से लिखना है। एक सेकंड, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, if equilibrium concentration SO2 की गिवन है बेटा 0.6, O2 की गिवन है बेटा 0.8 और बेटा SO3 की गिवन है 1.8 और रिएक्शन है बेटा आपके पास SO2 प्लस O2 रिएक्ट कर बनाते हैं SO3। सोल्व आउट करो फटाफट, बहुत आसान है क्योंकि मैंने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है तो मतलब इक्विलिब्रियम पे ही है। चलो भाई फटाफट स्पीड ली, 45/4। पहली बात तो इसको बैलेंस करना है, 2SO2 प्लस 2SO3, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी क्या होगा बेटा, SO3 का अपॉन SO3 कितना दिया है 1.8 का, तो 1.8 इंटू 1.8, SO2 है मतलब 0.6 इंटू, और O2 कितना है 0.8, सोल्व किया तो कितना आया क्या 45/4, कितना आ जाएगा बेटा 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11.2 कुछ। ये क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं रिएक्शन सेम रखता बेटा आपके पास में क्या था SO2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाते हैं SO3, मैं कहता किसी टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, किसी टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसके 10 मोल है, इसके 5 मोल है और इसके बेटा 25 मोल है, क्लियर है, और वॉल्यूम देता मैं 5 लीटर, कितने देता बेटा 5 लीटर। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अलग रिएक्शन है अलग कंडीशन पे, क्लियर है, सेम रिएक्शन नहीं अलग कंडीशन, ये अलग किसी टेम्परेचर पे और किसी अलग टेम्परेचर पे। 25/4। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि मोल है, हमें कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, कभी भी मोल से हमारा कोई वास्ता नहीं होता, आरी भाषा में हमारा मोल से कभी वास्ता नहीं होता, ये चीज ध्यान रहे, क्लियर है, तो मोल से हमारा कोई वास्ता नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो पहले इसके मोल दिए तो कंसेंट्रेशन चाहिए, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 2 मोलर, इसकी 1 मोलर, इसकी 5 मोलर। अब अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा कितना आएगा 25/4। कंसेंट्रेशन चाहिए हमें, क्या चाहिए कंसेंट्रेशन, 2 का स्क्वायर होगा ना इंटू 1 मल्टीप्लाई होता है ना, प्रोबेबिलिटी कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन में मल्टीप्लाई, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, ये वाला दरवाजा लिख लिया था, अब देखो मैंने आपको एक रिएक्शन दी, हाँ बात वही आएगी, तो बात तो वही आएगी ना, घूम घुमा के क्या करना है। अब देखो देखो ध्यान से, सामने जो इक्वेशन गिवन हो ना उसी का यूज करना है, क्योंकि बेटा किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी चीज से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बदल जाता है, ये पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की खासियत होती है।
ठीक है, दिखाएंगे भी इसकी खासियत, 2 मिनट रुको। जो रिएक्शन गिवन है उसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। सेम नहीं रहेगा, नहीं इसका भी सेम नहीं रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं रहेगा, यही बोल रहा हूँ। अगर हाफ O2 लेगी तो कहानी अलग आएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैलेंसिंग ही आएगी, जब आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाएगा, वरना कहानी अलग आएगी। 2 क्वेश्चन में 2 आंसर आएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते तो इक्विलिब्रियम की पावर में चल जाता, अभी पढ़ाएंगे ना आगे। तो गिवन आएगी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बैलेंस आएगी, वो मैंने बैलेंस ही आएगी। जब आएगी तब कैसी आएगी, बैलेंस। आप अपनी मर्जी से अगर बैलेंस करोगे तो 2 बैलेंसिंग होगी, दोनों बार आंसर अलग आएगा। आ रही बात में, रिएक्शन क्या आएगी बेटा, बैलेंस। समझा कुछ? मैं कह रहा हूं अगर नहीं आई तो फिर वो क्वेश्चन तरीके से गलत है, दोनों आंसर सही होते हैं ना फिर। यही मैं बोल रहा हूं ना कि दोनों आंसर सही होते हैं फिर, तो तेरी मर्जी से बैलेंस करते दोनों बार से 2 अलग आंसर आते हैं, क्योंकि पावर बदलती है। आ रही बात में? नेक्स्ट देखो ध्यान से, सॉरी तो वो उठा ले खुद से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, N1A प्लस N2B रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा N3C प्लस N4A D। अब देखो ध्यान से, बदमाश है। तो इसका इक्विलिब्रियम मैंने कहा कि बेटा इसका मोल A है, इसका मोल A है, इसका मोल A है, इसका मोल A है। ध्यान से, अरे सुन ले मेरी बात, पहले 2 मिनट चीज काम की से सुन ले, फिर तू बोलेगी वही करेंगे। चारों केवल A, मैंने कहा वॉल्यूम V है, ये मोल है बेटा, ये टाइम T इक्वल टू T1 T इक्विलिब्रियम पे इनके मोल है। क्या है बेटा, मोल। हमने कहा इसकी वॉल्यूम V है, तो कंसंट्रेशन क्या आएगी बेटा, इसको A1 A2 A3 A4 कर लेते हैं इसे, A1 अपॉन V, ये आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, A3 की पावर N3 हट जाए, A3 अपॉन V की पावर और A2 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, A3 की पावर N3 इंटू 1 अपॉन, ऊपर क्या आएगा बेटा 1 अपॉन V की पावर N3 प्लस A, और नीचे से क्या आएगा माइनस N1 प्लस। अगर बेटा डेल्टा NG 0 हो जाए तो क्या ये टर्म हट जाएगी पूरी की पूरी। तो जिसके रिएक्शन में डेल्टा NG 0 हो ना, मुझे वहां वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, मुझे वहां मोल की वॉल्यूम की जरूरत है, वहां मैं मोल यूज कर सकता हूं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम फंसोगे, H2 प्लस I2 गैस रिएक्ट करके बनाती है 2HI, इस रिएक्शन में डेल्टा NG कितना है 0, और जिस रिएक्शन में डेल्टा NG 0 होगा, अगर मैं वॉल्यूम तो सबकी सेम ही रहनी है, तो सेम ही कंटेनर में, तो वॉल्यूम कट कटा के वॉल्यूम का कंपोनेंट अपने आप लास्ट में हट जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं देगा, वो क्या देगा कि टाइम T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे इसके 5 मोल, इसके 10 मोल, इसके 25 मोल, या फिर इसके 16 मोल ले लें, ठीक है। और हमसे पूछेगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप इसके लिए हमें पता वो हमने देखा वॉल्यूम तो दी नहीं है, वॉल्यूम नहीं दी, मास्टर ने सिखाया था कंसंट्रेशन लेनी है, कंसंट्रेशन कैसे निकालें, लेकिन चेंज से जरूरत नहीं है। डेल्टा एनजी जिसका 0, डेल्टा एनजी जिसका 0, अब उसका हमें पता है के एक्स के पी के सब सेम होते हैं, तो आप सीधा मोल से कर दो, वही के पी आना है वही के एक्स आना है, सोचने की जरूरत है। मतलब बच्चा को पूछ लेता केपी निकालो, तो बच्चा कहता पहले इसका पार्शियल प्रेशर निकालूं, सबके प्रेशर निकाल, कुछ नहीं निकालना, मोल दिया है, डेल्टा एनटी 0 है, तो के सी निकालो, के सी केपी और केपी के एक्स है। ये कंफ्यूजन क्यों, अपन तो सिखाते कि बेटा कंसंट्रेशन लेनी है, कंसंट्रेशन लेनी है, मोल नहीं लेने, और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम देता नहीं, तुम कहते वॉल्यूम दी नहीं। तो बेटा जिस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 हो उसमें वॉल्यूम की कोई जरूरत है, तो इसके लिए सीधा क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 स्क्वायर अपॉन कितना है 50। आगे बात समझ में, तो इसको लिख लोगे यहाँ पे
अगर डेल्टा एन जी 0 हो तो वॉल्यूम अपने पास रखो, हमें जरूरत है नहीं है। आ रही बात में। और जो केपी आएगा लिख लेना है, जो के सी आएगा वही केपी और वही के एक्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत है। लेकिन अगर डेल्टा एन जी 0 ना हो, जैसे ये रिएक्शन है, तब हमें चाहिए, जैसे ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया, क्या मुझे इसके लिए मोल चाहिए कि कंसेंट्रेशन चाहिए? कितने मोल से नहीं चलेगा काम, क्यों? वॉल्यूम वाला फैक्टर 0 नहीं होने वाला है, आपका वॉल्यूम का फैक्टर रहने वाला है। तो आप आपकी जो भी नौटंकी अपने पास रखो, वॉल्यूम दे दो। क्लियर है? तो इसके लिए वॉल्यूम में चाहिए, अगर केसी चाहिए तो, या फिर आप केपी वेपी निकाल के दो, केपी से केसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसे उतारो बेटा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वो गलती से आ रहा है, मतलब होता है ना, वो फिक्स फिनोमिना नहीं है बेटा, क्योंकि केप लिख लिया सबने, सबने लिख लिया इसको छोड़ के, तो बस तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखो। तो वही तो ना, मैं ले रहा हूँ बदला, तो क्वेश्चन लिखो बेटा। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, at a certain temperature, total pressure, total pressure is 10 the power 5 pascal. iodine vapor contain, iodine I2, iodine vapor contain 40% by volume iodine atom, by volume iodine atom, आई में आयोडीन एटम तो आई आएगा ना, एट इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट केपी फॉर इक्विलिब्रियम। देखो जब ये क्वेश्चन है तो मुझे पता है कि इसका जो केपी होगा वो क्या होगा बेटा, पी आई का स्क्वायर अपॉन पी आई टू। मुझे इसके चाहिए प्रेशर, मुझे टोटल प्रेशर दिया है 10 दी पावर 5 पास्कल, एक ही बात है। क्लियर है? 10 दी पावर 5 पास्कल, जैसे एटीएम में 10132 पास्कल होता है, फिर भी तेरे कहने पे मैंने कहा चल एटीएम ले, पर नहीं ले रहा मैं, काट लेना सबसे। क्लियर है? 10 दी पावर 5 पास्कल है, कितना है बेटा? 10 दी पावर पास्कल। अब ये पी टोटल है, अब मुझे चाहिए बेटा इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर, कैसे निकाले इंडिविजुअल प्रेशर? हाँ बताओ भाई, इंडिविजुअल प्रेशर कैसे आएगा? लेकिन उसने परसेंटेज बाई वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है? उतना ही परसेंटेज बाई मोल होगा, याद करो उतना ही परसेंटेज बाई मोल होता है, गैस स्टेट में पढ़ा था। और ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू 100, मतलब अगर परसेंटेज बाई मोल 40% है तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.4। ये किसका है बेटा? आई का। किसका मोल फ्रैक्शन है ये? एक्स आई। तो आई एक्स आई टू क्या होगा बेटा? 0.6। उसके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे बेटा? और आपको मोल फ्रैक्शन आ गए तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालने में कितना जोर आता है कि सर मतलब प्रेशर ऑफ आई क्या होगा बेटा? 0.4 इंटू 10 की पावर है 5, और प्रेशर ऑफ आई टू क्या होगा बेटा? 0.6 इंटू 10 की पावर है 5। आगे बात में भाई, हमें पता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम परसेंटेज बाई मोल है, और परसेंटेज बाई मोल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू 100, गैस स्टेट में पढ़ा है हमने। और हमें पता है परसेंटेज बाई मोल मतलब क्या है? परसेंट मतलब अगर ये 40% मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.4। कितना हुआ? 0.4, तभी तो 40% आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आई का कितना आ गया? 0.4। और अगर इसके 0.4 है तो आई टू का 0.6, मिक्सर तो है। अब हमें पता लग गया पी आई कितना हो गया, इतना पी, मतलब हमें पता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो केपी क्या आ गया बेटा? 0.4 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर अपॉन
0.6 इंटू 10 की पावर है 5, तो Kp कितना आ गया 1.6 या 0.16? 1.6 अच्छा, और भाई क्या बोल रही है 0 पॉइंट, अच्छा ऐसे बोल रही है क्या? ठीक है, पॉइंट हटा के बोले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई दिक्कत है? आगे समझ में? चलो जी, यहाँ तक समझ में आया बेटा कि ये कब है बेटा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन गिवन थी, तो सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था, हमने निकाल दिया। और हमने दो चीज सीखी, अपनी मर्जी से इक्विलिब्रियम रिएक्शन में छेड़छाड़ आंसर उल्टाएंगे, आंसर उल्टाएंगे। क्लियर है? चलो जी, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट।